हेलो बच्चों, मेरा नाम है विपिन सिंह। फिजिक्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट के डाउट दूर करने के लिए डाउनलोड करिए डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, डाउटनेट की लाइव क्लास में मैं विपिन सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके देख सकते हैं एक नया चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये जो आपका चैप्टर कल स्टार्ट हुआ था बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं, फोटोन के बारे में जानकारी ली हमने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना चैप्टर के बारे में, और आज इसी को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आगे होंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लेक्चर नंबर 2 है बेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया है। जो नए बच्चे हैं लेक्चर नंबर 1 को देख लें बेटा जाके, है ना। अब तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति की बात करें तो लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नए बच्चे जरूर से ध्यान देंगे कि लेक्चर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको देख लेना, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में ही सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने कल डिस्कस किए थे। कल पूरी क्लास फॉर्मूला 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 पर ही चला था। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम डायरेक्ट पहुंचेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव से पहले वाली सारी चीज़ें हमने सीख रखी हैं, मैक्सिमम चीज़ें जितनी भी थी, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने फिनिश कर ली हैं। तो अब कुछ बचा नहीं उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटोन के बारे में जानने के। तो फोटोन के बारे में सारी चीज़ें हमने जान ली, फोटोन का द्रव्यमान जान लिया, फोटोन का वेग जान लिया, फोटोन का संवेग जान लिया, फोटोन का बल जान लिया कितना लगाता है, और बल अगर जान लिया तो बल F बराबर, अगर आपको दाब निकालना है तो दाब आप जानते हैं, दाब का क्या होता है F बटा A होता है एरिया के, तो आप ये निकाल सकते हैं, ये भी आपको बता दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे क्या, फोटोन हमने पढ़ लिया है, खत्म हो गया, ये फिनिश हो गया, डन हो गया। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, डायरेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव पे आएंगे, फोटो सेल के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली तरंग के बारे में पढ़ेंगे हो सकेगा तो, और डेविसन और जर्मर। बस इतना ही सिलेबस है आपका इस चैप्टर का। पूरा सिलेबस की बात करें तो 1 2 3 4 5 यही आपका सिलेबस है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसको हम सीख रहे हैं। कल हमने फोटोन के बारे में जान लिया है, सारी चीजें हो गई हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जाने सबसे पहले प्रयोग आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, लेनार्ड ने किया था। लेनार्ड एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक देख सकते हैं कि इसका देखा इन्होंने कि प्रकाश के उपस्थिति में या किसी भी विकिरण के उपस्थिति में किस तरह से किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसके लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया, एक कांच की ट्यूब बनाई, नली बनाई, यहाँ पर इसको छेद रखा, यहाँ पर इस प्रकाश आने के लिए जगह बनाई। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं प्लेट है, ये धातु की प्लेट है जो कि कैथोड का काम कर रही है, नेगेटिव है, कैथोड का काम कर रही है, देख सकते हैं आप, नेगेटिव है और कैथोड का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है मुझे, वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है बेटा, ये पॉजिटिव होगा इधर का, ये बैटरी थोड़ी उल्टी लगी हुई है, ये पॉजिटिव होगा इधर और इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ अपने से, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर इसके बाद ये पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव सिरा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे ना बेटा, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा चित्र उल्टा बना हुआ था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं ऋणात्मक से। ये एक प्रतिरोध होता है R, ये क्यों होता है, क्योंकि हम वोल्टेज को बढ़ा घटा सके, ये जो वोल्टेज है V, इसको बढ़ा घटा सके, तो इसको प्रतिरोध या RH भी लिखते हैं, लोड प्रतिरोध लिखते हैं। बस इसके संरचना में आपको वैसे जाना नहीं है, बस आपको देखना है कि V वोल्ट का ये बैटरी है जिसको लगाई गई है, ये एनोड है, कैथोड है, ऋणात्मक है, और ये धनात्मक सिरा है। तो इलेक्ट्रॉन देखो, ये धातु पर प्रकाश पड़ रहे हैं, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश या विकिरण इस पर आके गिर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, जैसा कल मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, कल मैंने इस तरह का एक प्रयोग दिखाया था आपको। तो यहाँ पर प्रकाश आ रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा था, जिसको हमने बोला था क्षेत्र उत्सर्जन। तो क्षेत्र उत्सर्जन में हमने देखा था डायरेक्ट इतना ज़्यादा विभव कर दिया था कि अपने आप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे थे। लेकिन इस बार विभव का मान, इसका वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा नहीं है, वोल्टेज का मान ठीक ठाक लेवल तक है और सिर्फ प्रकाश को गिराया जा रहा है। ठीक है, और इस वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं किसके मदद से, यहाँ ये रेगुलेटर है, इससे हम प्रतिरोध का मान घटा करके वोल्टेज का मान चेंज कर सकते हैं। तो लेनार्ड ने पाया दो तीन चीजें इन्होंने देखी। अच्छा, प्रकाश जो आ रही है, प्रकाश की ऊर्जा आपको पता है, प्रकाश मतलब फोटोन आ रहे हैं, प्रकाश का विकिरण मतलब आपको क्या देखना है, प्रकाश का विकिरण मतलब फोटोन को आपको देखना है। इस चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ जा रहे हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं ये किसके वजह से हुए बेटा, ये किसके वजह से हुए हैं, प्रकाश की वजह से उत्सर्जित हुए हैं। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर से इधर बह रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रयोग किया तो लेनार्ड ने कुछ ग्राफ बनाए, कुछ चीजें की उन्होंने। पहले बार उन्होंने क्या किया, 2-3 चीजें उन्होंने बदलाव किया इसमें। पहला बदलाव उन्होंने क्या किया, पहला प्रयोग उन्होंने ये किया कि वोल्टेज का मान इन्होंने बदल दिया। मतलब प्रकाश आ रही है, प्रकाश की मान लो, प्रकाश की तीव्रता अगर मैं मानूं, प्रकाश जो आ रही है इसकी तीव्रता, अच्छा मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले, पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं, जो चीजें हैं यहां पर, प्रकाश की तीव्रता को मैं लिखूंगा, जो चीजें यूज होंगी, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता को किससे निरूपित करते हैं बेटा, प्रकाश की तीव्रता को मैं निरूपित करूंगा आई से, लेकिन ये ई वाली आई हम यूज करूंगा, ठीक है, ये वाली आई यूज करूंगा जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि करंट जो बह रही है वो भी आई से निरूपित होती है, तो उसको नॉर्मल आई से निरूपित करूंगा मैं। तो प्रकाश की तीव्रता आई से निरूपित कर दिया मैंने, इस तरह की आई, ये आई लिखिए बेटा, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब आई, तीसरे प्रकार की एबीसीडी का आई। अच्छा, प्रकाश की तीव्रता तो ये मान लिया, प्रकाश का तीव्रता मान लिया पहली चीज। दूसरी चीज हम मान लेते हैं कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश की आवृत्ति, न्यू तथा तरंगदैर्घ्य जो है बेटा, जो तरंगदैर्घ्य है, या इधर नीचे लिख देते हैं, तरंगदैर्घ्य दिख नहीं रहा होगा आपको, तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, ठीक है, जो आ रहा है प्रकाश, मतलब इसकी आवृत्ति आ रही है, ठीक है, आई है, और न्यू इसका फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा इसकी तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। इसकी चाल क्या होती है, प्रकाश की अभिकरण की चाल क्या होती है बेटा, चाल क्या होती है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या है बेटा, प्रकाश की चाल बेटा क्या होती है, सी है, सी से निरूपित करते हैं। प्रकाश की चाल आपको पता होनी चाहिए, सी का मान कितना होता है बेटा, सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लगभग मान होता है इसका, तो आपको ये याद रखना। अच्छा, अब ये चीजें हो गई, तो पहला प्रयोग, ठीक है, पहली स्थिति क्या देखी लेनार्ड ने, क्या किया, पहली पॉइंट ये किया कि जो ये तीव्रता है प्रकाश वगैरह के, इसको वैसा ही रखा, ठीक है, इसको वैसा ही रखा। इन्होंने क्या कहा, यह करंट देख रहे हैं कि पहले करंट कितना बहना स्टार्ट हुआ, तो पहली बार इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को चेंज करना स्टार्ट किया, जो वी वोल्टेज है बैटरी का, इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो वी जो है, वी क्या है बेटा यहां पर, वी वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है, इसका मान बढ़ाया इन्होंने, तो एक ग्राफ बनता है, सिर्फ ग्राफ आपको याद रखना है, बाकी चीजें नहीं। इन्होंने देखा कि जब वोल्टेज का मान बढ़ाया गया तो कुछ चीजें चेंज हुई, कुछ चीजें चेंज हुई बेटा, ठीक है, देखते हैं क्या चीजें चेंज हुई। अच्छा, आप ये देखो कि वोल्टेज का मान बढ़ाने पर फर्क कहां पड़ेगा, यहां पर इसका विभव कम हो रहा है, इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव ज्यादा है, प्लस है, इसका विभव कम है। तो जब वोल्टेज का मान मान लो हम कम कर देंगे, तो वोल्टेज का मान कम कर देंगे तो क्या होगा, जो करंट बह रही है, मान लो इस टाइम पर करंट बह रही है, आई करंट इसमें बह रही है, ठीक है, ये आई करंट इसमें इस तरफ से ऐसे बहेगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत आई करंट बहती है, तो आई करंट बह रही है, ठीक है, इस दिशा में आई करंट बह के जा रही है, ठीक है, ये आई करंट इस दिशा में बह रही है। अब देखो आई पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है कम हो जाएगा, वोल्टेज को जैसे ही कम करेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन घटेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा, ठीक है, इसके लिए देखा गया, पहला ग्राफ बनाते हैं, पहला ग्राफ, कुछ ग्राफ मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ठीक है, ग्राफ पर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, तो मैं यहां पर डाल देता हूं ग्राफ, कुछ बनाएंगे हम ग्राफ। पहली चीज की गई, तीव्रता को परिवर्तित किया गया, ठीक है, पहले मैं मान लो, चलो मैं तीव्रता को परिवर्तित करता हूं, तीव्रता आई को परिवर्तित किया गया, परिवर्तित किया गया, अगर तीव्रता आई को परिवर्तित किया गया बेटा, तो देखा गया परिवर्तित
करने पर, अच्छा तीव्रता I को परिवर्तित किया, अगर प्रकाश की तीव्रता जो थी I, जिसको यहां पर मैंने लिख भी दिया है, I को अगर परिवर्तित किया, मतलब तीव्रता, मतलब मैंने आपको कल बताया था तीव्रता की परिभाषा क्या है, तीव्रता के बारे में मैंने कल बताया था। तो जब इसको परिवर्तित किया तीव्रता, तो देखने को क्या मिला बेटा, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, देखने को यह मिला, हमने कल आपको दिखाया था कि जो तीव्रता है वो क्या होते हैं, ध्यान दो, कल मैंने आपको बताया था कि जो तीव्रता होती है, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान देना, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ, इसको ध्यान देना। जो तीव्रता होती है बेटा I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीव्रता मतलब नंबर ऑफ जो फोटॉन्स है, जो विकिरण आ रही है उसकी तीव्रता मतलब कम कर दी, मतलब तीव्रता कम कर दी, मतलब कि जो फोटॉन्स है, जो नंबर है फोटॉन्स के, वो क्या होंगे, कम होंगे। अगर तीव्रता बढ़ाऊंगे तो फोटॉन्स के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इतने ही क्षेत्रफल पर फोटोनों की संख्या बढ़ा या घटा रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ निकल रहा है। अगर मैं तीव्रता को बढ़ाने या घटाने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब फोटोन की संख्या में कमी और ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीव्रता बढ़ेगी तो फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी, जितने फोटोन टकराएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब फोटोन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा बहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा बहेंगे तो क्या होगा, करंट भी ज्यादा बहेगी, अर्थात I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की, धारा के, धारा करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये पॉइंट लिख लेना नोट करके, ठीक है। चूंकि जो तीव्रता होती है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, दोनों शब्द एक ही हैं, तो इसलिए अगर इस तरफ मैं धारा ले लूं और इस तरफ मैं तीव्रता ले लूं, या दोनों को उल्टा कर सकते हो आप, तीव्रता ले लो तो एक ग्राफ मिलेगा बेटा आपको। ये ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ दोनों के बराबर बीच से आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो ये बढ़ेगा, अगर तीव्रता को बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, तीव्रता घटाऊंगा तो धारा घटेगी, अर्थात एक सीधी लाइन मिलेगी हमें बीचों बीच। ये 0 पॉइंट है, ये सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये आपको ग्राफ याद रखना है कि तीव्रता I, तीव्रता बड़ी I को निरूपित कर रही है और धारा को हमने छोटी I से निरूपित किया है, ठीक है। तो तीव्रता बढ़ाने से धारा किस तरह से परिवर्तित हो रही है ये आपको देखना है, और एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है बेटा, ठीक है, एकदम सीधी लाइन मिलती है। तो ये आपको ग्राफ याद रखना है। ग्राफ नंबर 1 आपको याद रखना है कि तीव्रता को परिवर्तित करने पर धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है ये देख रहे हैं। तो तीव्रता I को परिवर्तित करने पर धारा में परिवर्तन क्या है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर है यहां तक। दूसरी बात करते हैं, अब और क्या चेंज कर सकते हैं इसमें। देखो, एक बार तो हमने तीव्रता को चेंज कर दिया, ठीक है, एक बार हमने इस बार क्या किया, तीव्रता को परिवर्तित किया। और क्या चीज इसमें, न्यू और लैम्डा में से किसी एक को चेंज कर लो, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि न्यू बराबर, हमने कल आपको बताया कि जो न्यू होता है ये बराबर होता है C बटे लैम्डा के। तो अगर न्यू को देखो या लैम्डा को देखो तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो किसी एक को ले लेते हैं। तो हम न्यू को परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब आवृत्ति को परिवर्तित करेंगे तो करके देख सकते हैं। तो न्यू को परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, और वोल्टेज परिवर्तित कर सकते हैं। तो 3 चीजें परिवर्तन कर सकते हैं हम। I का परिवर्तन कर सकते थे, तीव्रता कर लिया हमने, न्यू का परिवर्तन कर सकते हैं, कर लेंगे हम, और इसके बाद वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये भी परिवर्तित करके देखेंगे। एक और चीज परिवर्तित कर सकते हैं, कोई बताएगा एक और चीज क्या परिवर्तित हो सकता है इसमें। वोल्टेज, तीव्रता और आवृत्ति के अलावा, आवृत्ति या लैम्डा के अलावा एक चीज और हम परिवर्तित कर सकते हैं। जानते हो क्या परिवर्तित कर सकते हैं हम? ये जो धातु की प्लेट लगी है, अगर ये टंगस्टन की लगी है तो इसके जगह पर अगर मैं कॉपर की प्लेट लगा दूं तो क्या चेंज नहीं हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो ये भी परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब धातु की प्लेट भी हम बदल देंगे तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी धातु लगा दे जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से ना निकले, जिसके लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो भाई जो ग्राफ होगा वो अलग तरीके से दिखेगा, है ना। जो ग्राफ होगा वो अलग तरीके का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एरिया नहीं बेटा, एरिया नहीं चेंज कर सकते, एरिया की बात नहीं है यहाँ पर, एरिया पर निर्भर नहीं करता, ये एरिया पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। आर की भी बात नहीं बेटा, आर मतलब आर परिवर्तित नहीं करना है आपको, आर परिवर्तित करने वाली चीज नहीं है। आर परिवर्तित करके हम वोल्टेज को ही चेंज करते हैं। तो आर परिवर्तन का मतलब वोल्टेज, क्योंकि V बराबर I R होता है ना, तो आर का परिवर्तन मतलब V में परिवर्तन, ठीक है।
तो V में परिवर्तन कर सकते हैं, I में परिवर्तन कर सकते हैं और न्यू में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके साथ साथ धातु में परिवर्तन कर सकते हैं, धातु बदल सकते हैं। तो इस तरह के 4 चीजें बदल करके आपके सामने आ सकती हैं। तो अभी धातु वाला परिवर्तन मैं बाद में बताऊंगा, धातु का परिवर्तन कब करेंगे, कैसे होगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो आवृत्ति परिवर्तित करके देखते हैं और वोल्टेज परिवर्तित करके। तो पहले वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं। ऐसा करते हैं, जो प्रकाश आ रही है इसको आने दो, बस अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं मान लेता हूं किसी वोल्टेज V पर यह उत्सर्जन की प्रक्रिया चालू है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। मान लो एक सेकंड के लिए कि किसी वोल्टेज V पर यह उत्सर्जित हो रहे हैं। अब हमें अगर देखना है, तो मैं ये सोचूं कि कितना कम वोल्टेज कर दूं। अगर मुझे यह जानना हो कि वोल्टेज को कितने कम से कम कितने वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। मान लो कोई वोल्टेज मैंने मान लो 50 वोल्टेज लगा रखा है। अब मैं देखना चाहता हूं 50 वोल्टेज पर तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। अब मान लो मैं 50 से कम करूं, 50 से कम करके 45 करता हूं। अब देखता हूं कि इसका अब देख रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं कि नहीं। 40 कर रहा हूं, फिर 35 कर रहा हूं, फिर 30 कर रहा हूं। इस तरह धीरे धीरे कम करके देखते चले आ रहे हैं। तो जब इसको कम करते हैं वोल्टेज, तो हम ये देख रहे हैं कि कब ऐसी कौन सी वोल्टेज होगी जिस पर इसका उत्सर्जन बंद हो जाएगा। अगर बढ़ाएंगे वोल्टेज तो उत्सर्जन तो बढ़ेगा। अगर मैंने बढ़ा दूंगा तो याद करो जो हमने आपको क्षेत्र प्रभाव पढ़ाया था कल, क्षेत्र प्रभाव में क्या था, वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया था तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ही उत्सर्जित होने लगे थे। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम वोल्टेज लगाना पड़े, और वो वोल्टेज क्या होगा जिस पर विद्युत धारा उत्पन्न हो, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो। तो हम निगेटिव वोल्टेज की तरफ जाएंगे, वोल्टेज को कम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये आएंगे निरोधी विभव पे मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले दिखाता हूं। इसको आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहो, लेकिन मैं आपको पहले ग्राफ बना के दिखाता हूं, फिर इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, निरोधी विभव के ही मैं बता रहा हूं, दूसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ। ठीक है, दूसरा ग्राफ मतलब मैं क्या कर रहा हूं, विभव को परिवर्तित करके, विभव को परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, विभव को परिवर्तित करने पर किस पर प्रभाव पड़ रहा है बेटा, विभव को परिवर्तित करने पर धारा पर प्रभाव। धारा पर प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर प्रभाव। साफ साफ मतलब धारा मतलब, क्योंकि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा बह रही है। अच्छा तो पहले ग्राफ देखते हैं, फिर इसको हम पढ़ते हैं। मैं मान लेता हूं इस तरफ क्या है, विद्युत धारा है, जिसको हम I से निरूपित कर रहे हैं, छोटे I से। इस तरफ मैं मान लेता हूं ये 0 पॉइंट है, इस तरफ मैं मान लेता हूं इधर वोल्टेज है। वोल्टता या वोल्टेज V। ठीक है, इसको परिवर्तित करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो मान लो किसी वोल्टेज पर हमने देखा, किसी वोल्टेज पर हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा बढ़िया मिल रही है। ठीक है, अब इसको ऋणात्मक की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब इसका विभव जो है कम करते चले जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं, और देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज को कम करेंगे, हमने देखा एक पॉइंट ऐसा आता है, जो धारा मिल रही है, जो विद्युत धारा इसमें बह रही है, यहां पर यह धारा बंद हो जाती है, रुक जाती है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद। विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना बंद। तो कौन सा वो विभव है, तो वो देखा गया कि वो कुछ ना कुछ इस तरह से बनता हुआ विभव पाया गया। थोड़ा सा ये साफ साफ बनेगा। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने बताया कि वोल्टेज को हम, अब देखो वोल्टेज कुछ ना कुछ लगा था, पहले मैंने पॉजिटिव में लगा रखा था, अब मैं इसको वोल्टेज को कम करते जा रहा हूं, पीछे ले जा रहा हूं, वोल्टेज पीछे ले जा रहा हूं, पीछे ले जा रहा हूं। तो एक पॉइंट ऐसा मुझे मिलेगा जब मुझे देखने को मिलेगा कि जो विद्युत धारा निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन हो रहा है बेटा, वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो वो कौन सा विभव होगा और कैसा होगा, यह हमें जानना है। चलो देखते हैं। तो ये कुछ ऐसी सी ग्राफ, अरे ये तो गलत हो गया, इसको मैं बना दूं। ठीक है, अच्छा ये कुछ ऐसा सा ग्राफ देखने को मिला, मतलब एक पॉइंट मिला हमें निगेटिव में, इस पॉइंट को हमने बोला, इस पॉइंट को हमने बोला V0,
ठीक है। ये वी नॉट क्या है बेटा, वी नॉट क्या है, इसको बोलते हैं निरोधी विभव, इसको बोलते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव वह विभव है जिस पर धारा का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा देखो क्या हो गई, जीरो। विद्युत धारा घटते 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 देखो धारा बह रही है, अभी कुछ ना कुछ धारा का मान है, यहां पर भी कुछ ना कुछ धारा का मान है, और वोल्टेज हमने कम किया, निगेटिव में किया, तो ये क्या हो गया, ये क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया वी नॉट, और वी नॉट का मान क्या है, ऋणात्मक है। वी नॉट का मान क्या है, ऋणात्मक में है, ये ऋणात्मक में इसका मान है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, वी नॉट का मान क्या है बेटा, ऋणात्मक में है। ठीक है, तो ये जो वी नॉट, वास्तव में वी नॉट को आप ऋणात्मक में मैं दिखा रहा हूं, ऋणात्मक में, वास्तव में वी नॉट ही आपस में अपने आप में काफी है। जो वी नॉट है यहां पर आपको दिखाना है, दिशा अगर दिखानी, क्योंकि एक्स के उधर जाएंगे तो पॉजिटिव दिशा होती है, इधर आएंगे तो निगेटिव दिशा। तो एक ऐसा वोल्टेज मिलता है मुझे कि धारा का मान जीरो हो जाता है, इसी को बोलते हैं बेटा निरोधी विभव। निरोधी विभव को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब धारा का प्रवाह बंद कर दिया, धारा को स्टॉप कर दिया, निरोध कर दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आया सबको, ये ग्राफ समझ में आया क्या? अच्छा, अब मान लेता हूं कि जब यह धारा को परिवर्तित किया जा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की तीव्रता को हम चेंज नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर। जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो प्रकाश की तीव्रता को नहीं चेंज कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही थी, ये इस समय पर प्रकाश जो पड़ रहा था, वो प्रकाश की तीव्रता क्या थी, I1 थी मान लो। ठीक है, ध्यान देते रहना। अब मान लो मैं प्रकाश की तीव्रता चेंज करूं बार बार, अब मान लो मैं तीव्रता को बढ़ा रहा हूं। तीव्रता को बढ़ाने से क्या हुआ देखना, तीव्रता को बढ़ाने से क्या हुआ बेटा, सही से देखना। तीव्रता को जब बढ़ाया गया तो यह देखा गया कि यह निरोधी विभव पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। निरोधी विभव उतना ही है, बस धारा के मान पर असर पड़ रहा है। ठीक है, धारा के मान पर असर पड़ता हुआ दिखा। ये मान लो इसका मतलब मान था I2 और इसकी तीव्रता थी I3। मतलब यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि I3 जो है सबसे ज्यादा है, I2 उससे कम है और I1 सबसे कम। मतलब अगर तीन तीव्रताओं के लिए अलग अलग मैं ग्राफ खींचूं तो मैं देख पा रहा हूं कि I1 जो है जिसकी तीव्रता कम थी, तो धारा का मान सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है। मतलब तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आपको पता चला? इसको शब्द में तुरंत लिखो। तीव्रता बदलने से, प्रकाश की तीव्रता बदलने से निरोधी विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, निरोधी विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ता चला गया। जैसे जैसे तीव्रता को हमने बढ़ाया, हमने देखा कि निरोधी विभव का मान तो वही है V0, ठीक है, लेकिन धारा का मान परिवर्तित होता चला गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है? वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर IP यहां पर लिखा है, I को IP बोला गया है, तो आप इसको IP ना बोल के I ही बोल देना। ठीक है, I बोलो, सिर्फ IP मत बोलो। ठीक है, I शून्य हो जाती है तो देखो धारा का मान y का मान x अक्ष पे क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया, शून्य हो जाती है, जिसे निरोधी विभव कहते हैं। इसी को निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव पर अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, कोई उत्पन्न नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बंद। अतः निरोधी विभव जो है अधिकतम ऊर्जा का मापन भी करता है। तो निरोधी विभव पर देखो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो बराबर होती है EV0 के। कल मैंने आपको ये सूत्र दिखाया था, काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा जो होती है, जब गतिज ऊर्जा, जब मैंने आपको बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर जब भागता है v वेग से, अगर ये भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित होने के बाद क्या करेगा, v वेग से भागेगा, तो जो वेग की वजह से इसके पास ऊर्जा होगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा। और ये गतिज ऊर्जा कहां से पैदा हो रही है? इस वोल्टेज की वजह से। जो वोल्टेज लगाया गया है किसको मिल रही है? इलेक्ट्रॉन को। तो गतिज ऊर्जा जो बराबर होती है वो बराबर होती है इस वोल्टेज और इस इलेक्ट्रॉन या आवेश के गुणनफल के। तो के बराबर हो गया था EV के, यहां पर के बराबर EV ही है, लेकिन के मैक्सिमम का मान दे रखा है EV0। V0 क्यों? क्योंकि यहां पर विभव का मान मैंने माना है V0, तो V0। ठीक है, V की जगह पर V0 तो के V0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा को के मैक्स बराबर EV0 लिखते हैं। ठीक है, चलिए, यह हो गया निरोधी विभव। निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हमने देखा विभव को परिवर्तित करने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शून्य हो जाती है। और
तीव्रता परिवर्तन करने पर निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ धारा परिवर्तित होती है। धारा का मान सिर्फ बढ़ता घटता है। अगर तीव्रता का मान बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ती जाएगी, तीव्रता का मान घटाएंगे तो धारा घटती जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब एक और परिवर्तन है, अभी एक और परिवर्तन है, तीसरा ग्राफ है बेटा। अब हम बदलने जा रहे हैं आवृत्त को। आवृत्ति के परिवर्तन पर, आवृत्त परिवर्तित करने पर या आवृत्ति को परिवर्तित करने पर आवृत्त को परिवर्तित करने पर क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, आवृत्त को परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, आवृत्त को परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा बेटा? ग्राफ देखो, सिर्फ आपको ग्राफ याद रखना है। आवृत्त को परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। एक चीज याद रखना, जब भी आवृत्त का नाम है आपके सामने, आवृत्त मतलब न्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आपको आवृत्त आपके सामने है, मतलब समझ जाना जो ऊर्जा है फोटोन की, ई बराबर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्त न्यू के, अर्थात ई बराबर होती है एच न्यू के। प्लांक ने जो बताया था, जो मैंने कल आपको बताया था, यहीं से स्टार्ट हुआ था सारा सूत्र। इसका मतलब अगर मैं आवृत्त का मान बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आवृत्त का मान बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्या होगा? ध्यान से यहां से देखो, यहां पर सारी चीज है। ग्राफ तो आप तब बनाओगे जब ये समझ में आएगा। अगर मैं आवृत्त का मान बढ़ाऊंगा बेटा, तो धारा का मान की बात नहीं कर रहे हैं, आवृत्त का मान बढ़ाऊंगा तो क्या परिवर्तन होगा? ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, अगर आवृत्त को चेंज करेंगे बेटा तो जो जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। आवृत्त का मान जैसे जैसे बड़ा करते चले जाएंगे, ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। किसका ऊर्जा? जो विकिरण की ऊर्जा है उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आवृत्त मान लो पहले न्यू1 थी और इससे बड़ी आवृत्त कर दिया न्यू2, तो ऊर्जा का मान भी बदल जाएगा। और इससे भी बड़ी अगर न्यू3 कर दिया तो और बड़ी ऊर्जा हो गई। मतलब अगर देखो तो इसके न्यू1 की ऊर्जा क्या थी? E1 थी, तो E1 से भी बड़ी ऊर्जा हो जाएगी न्यू2 वाली, मतलब E2, और इससे भी बड़ी ऊर्जा हो जाएगी E3 की। जैसे जैसे आवृत्त बढ़ाते जाएंगे ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। अब आप ये सोचो, थोड़ा देर सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो कि अगर ऊर्जा का मान बदल देंगे तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या चीज परिवर्तन होगा। ध्यान देते हैं इधर, यहां पर जब मैंने वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया, वोल्टेज को बढ़ाया मतलब मैं क्या कर रहा हूं? वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूं, आवृत्त को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैंने तीव्रता चेंज की। तीव्रता अलग चीज है, आवृत्त अलग चीज है। ठीक है, आवृत्त मतलब ऊर्जा, तीव्रता मतलब फोटोनों की संख्या बढ़ाई। संख्या बढ़ाना और तीव्रता बढ़ाना दोनों अलग चीज है। अगर मैं आवृत्त बढ़ाऊंगा, आवृत्त बढ़ाने से क्या होगा बेटा? ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉनों के पास जो फोटोन आ रही, जो विकिरण आ रही, उसके पास ज्यादा ऊर्जा है। मतलब विभव का मान क्या होगा? ज्यादा पीछा करने पड़ेगा हमें। विभव का मान हमें ज्यादा पीछे करना पड़ेगा। विभव का मान ज्यादा पीछे करेंगे तब जाके वो जीरो होगी। जितनी ज्यादा ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? जो विकिरण आ रही है उसकी ऊर्जा अगर ज्यादा है तो वोल्टेज को ज्यादा ऋणात्मक ले जाने पर धारा शून्य होगी। समझ में आ रही है बात? चलिए देखते हैं, बताते हैं इसको। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, समझो इसको। मैं बोल रहा हूं कि जितनी ज्यादा, मान लो पहले जो ग्राफ था, ये इधर क्या है? विभव है। इधर क्या है बेटा? विभव है, वोल्टेज V, इस तरफ धारा है। अब देखो, जब मैंने पहले देखा किसी पहले आवृत्त पर देखा, तो ग्राफ पहले वाला मान लो इस तरह से जैसे आया था, सेम ग्राफ उस तरह से आ जाएगा, सेम ग्राफ वैसा समझ जाएगा। ठीक है, तो सेम ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने मान लिया कि यहां पर ये क्या था? ये जब आवृत्ति थी, इसकी आवृत्त क्या है बेटा? ये है यहां से ग्राफ इसको मान लेते हैं, ये न्यू1 आवृत्त के लिए ग्राफ है। और इसके लिए, इस आवृत्त के लिए जो निरोधी विभव का मान था बेटा, वो V1 मान लेते हैं। चलो V1 मान लेते हैं, ऋणात्मक का V1 मान लेते हैं। अच्छा, अब मैंने आवृत्ति बदल दी,
V2 कर दी, मतलब ऊर्जा बढ़ा दी। ऊर्जा बढ़ाने से क्या होगा, अब विभव को और पीछे लाना पड़ेगा जीरो करने के लिए, करंट को मतलब और पीछे लाना पड़ेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा सा हो जाएगा। देखना धारा नहीं बदलेगी, ये थोड़ा सा सीधा बनाना है, एक एक ऊपर आ रहा है, बार बार बनाऊंगा तो थोड़ा मोटा होता चला जा रहा है, बस आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया, विभव और पीछे खसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा V2 माइनस V2 हो गया। निरोधी विभव V1 से V2 हो गया। अब चलो और पीछे करके देखते हैं। जब मैंने V3 किया और मान बढ़ाया तो मैंने देखा कि यह विभव और पीछे खिसक गया। तो मतलब जैसे जैसे ये 0 पॉइंट है, जैसे जैसे मैं आवृत्ति बढ़ाता जा रहा हूं, ये न्यू2 है और ये वाला न्यू3 है, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर न्यू3 जो है इज ग्रेटर देन है न्यू2, इज ग्रेटर देन है न्यू1। ये वाला जो ग्राफ है देखने को मिल रहा है मुझे कि V1 V2 V3 खिसकता चला जा रहा है, पीछे होता चला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही पीछे है। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ पूछा गया है नीट में, ऐसे ही ग्राफ आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे, और ये नहीं बनेगा फिर बेटा, फिर भी नहीं आता बच्चों को, मैं बता रहा हूं। आपको अभी लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन 10 दिन बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, धारा देखो सेम है। ठीक है, और इस धारा को बोलते हैं संतृप्त धारा। संतृप्त धारा, संतृप्त धारा मतलब धारा के मान में कोई कमी नहीं आ रही है, धारा जितनी थी उतनी ही बनी हुई है। बस क्या हुआ, ऊर्जा का मान, किसकी ऊर्जा का मान, किसकी ऊर्जा का मान, विकिरण की ऊर्जा का मान हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो विकिरण का ऊर्जा मान बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ गया, अगर ऊर्जा का मान बढ़ गया तो उसको 0 पे लाने के लिए ज्यादा ऋणात्मक वोल्टेज करना पड़ेगा, तो ज्यादा ऋणात्मक वोल्टेज कर दिया। तो ज्यादा अगर ऊर्जा हो गई तो ज्यादा कम करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, ज्यादा कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा समझो। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल, मान लो ये जमीन है, सतह है। ठीक है, ये जमीन है और 3 खंभे हैं, तीन आपको खंभे हैं। मान लो लेबर काम कर रहे हैं, बिजली के खंभे गाड़ रहे हैं वो। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बिजली के खंभे गाड़ रहे हैं। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, बिजली के खंभे गाड़ रहे हैं बेटा। उनको बोला गया है कि बिजली का खंभा एक गड़ा हुआ था, मान लो पहले से एक गड़ा हुआ था, इतना गहराई में गड़ा हुआ है, और ये ऊपर जो दिख रहा है, ऊपर की लंबाई वो बोल रहे हैं कि वो ऊपर का लेवल बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो खंभा था बेटा, ये पहला खंभा था, दूसरा खंभा जो था इससे ज्यादा लंबा था वो। तो जब ज्यादा लंबा खंभा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अगर सेम ऊंचाई तक रखना है, उसको सेम ऊंचाई रखना है, तो खंभे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नीचे तक गाड़ना पड़ेगा। ठीक है, गहराई में ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन ऊंचाई हमें सेम रखनी है। अब और अगर बड़ा खंभा हो गया तो उसको क्या करेंगे, और नीचे तक गाड़ेंगे, और नीचे तक और गड्ढा करना पड़ेगा, ताकि इसकी ऊंचाई जो है सबकी हाइट सेम रहे, ऊपर सतह पर जो हाइट दिखाई दे पृथ्वी के ऊपर, ताकि तार ऊपर नीचे ऐसा ना हो, एक लेवल पे तार लगे रहें। तो आप देख सकते हैं कि खंभा जो है पहले से दूसरे पर, दूसरे से जब तीसरे पर जा रहे हैं तो ये गहराई बढ़ती चली जा रही है। सेम चीज ऊर्जा बढ़ाते गए, हम ऊर्जा बढ़ाते गए, ऊर्जा का मान बढ़ा करते चले गए, न्यू का मान बढ़ाते गए, तो हमें क्या करना पड़ा, विभव को पीछे खिसकाते चले आना पड़ा। ठीक है, विभव को हमें पीछे खिसकाना पड़ा, अगर इसको 0 लाना है, इस लेवल पे रखना है तो। ठीक है, 0 लाने के लिए धारा को क्या करना पड़ा, और पीछे करना पड़ा। ठीक है, अगर हम V1 के बराबर ही लाके सोचे इसको तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि V1 वोल्टेज अगर रखा रहेंगे तो फिर धारा उत्पन्न हो रही है। मतलब देखो V1 के लिए अगर देखो तो V2 पर धारा उत्पन्न हो रही है, इसको और पीछे किया तब रुका। अब जब V3 कर दिया और बढ़ा दिया तो इसके सामने देखो, इस विभव पर अभी भी V2 वाले के लिए, इस फ्रीक्वेंसी के लिए, इस आवृत्ति के लिए तो 0 है, लेकिन इस आवृत्ति के लिए यहां पर कुछ ना कुछ धारा मिल रही है। धारा का मान देखो कुछ ना कुछ यहां पर होगा, इसके सामने कुछ ना कुछ है, तो इसको 0 और नीचे लाना है, 0 लाना है, इसलिए इसको और पीछे करना पड़ेगा, विभव का मान और पीछे ले जाना पड़ेगा, तो कहां हो गए 0। अब समझ में आया, ये 3 ग्राफ सीखने थे हमें, तीनों ग्राफ हमने सीख लिए। अच्छा, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सब लेनार्ड का जो प्रयोग था उन्होंने ग्राफ करके देखा और सिंपल से फॉर्मूले से देखा उन्होंने। ठीक है, ग्राफ करके बनाया और सिंपल से फॉर्मूले से ही उन्होंने ये सारी चीजें
बनाई। और यहां पर ये जो धारा बह रही है संतृप्त धारा, ये चेंज नहीं हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और आगे चल के कार्यफलन की बात करेंगे। दो शब्द हमें सीखने हैं, फिर हम आइंस्टीन के ऊपर आ जाएंगे। चलिए कार्यफलन की बात कर लेते हैं। कार्यफलन क्या होता है? अब जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने इसको और सही व्याख्या करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जो सतह होती है धातुओं की, उस पर गौर करो, थोड़ा सा धातुओं की सतह पर गौर करो। तो धातु जो होते हैं, ये जो धातु है बेटा, अगर ये कोई धातु है, ठीक है, किसी भी चीज के धातु है, मतलब सीजियम है, धातु मान लो सीजियम है, ठीक है, CS है, या कोई भी धातु है, कोई भी धातु को मान के रखो, कोई भी धातु मान लो, सीजियम मान लेते हैं, चलो सीजियम मान लेते हैं, सीजियम धातु है। तो इस धातु में क्या होगा? धातु में क्या होते हैं बेटा? मुक्त आवेश होते हैं, कुछ मुक्त आवेश होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं। धातुओं के क्या अंदर क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये सब क्या है बेटा? ये सब के सब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धातु के अंदर है, धातु के भी इतनी मोटाई की अगर धातु है तो इसमें यहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऊंचाई पर भी होंगे, बीच में भी होंगे, सतह पर भी होंगे, नीचे वाली सतह पर भी होंगे, साइड में भी होंगे, हर जगह है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हर जगह धातु के अंदर है। ठीक है, अब वो जो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर उनको मुक्त कराना है, बाहर निकाल देना है, इस सतह को छोड़ के बाहर भाग जाएं, तो इनको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अगर इस इलेक्ट्रॉन को, मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो नाम दे देता हूं मैं P इलेक्ट्रॉन। इस P इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कहूं कि इसको बाहर अगर निकालना है, कि बाहर उड़ के चला जाए, इस सतह को छोड़कर धातु से अलग हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर उड़ जाए, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर हटाना चाहता हूं, इस सतह से निकालना चाहता हूं कि बाहर स्वतंत्र कर दूं इसको, इस धातु से अलग हो जाए, तो इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जो ऊर्जा इसको देते हैं, ये जो ऊर्जा मैं इसको दे रहा हूं, ये जो ऊर्जा दे रहा हूं, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो अंदर दबा हुआ है, ये यहां से अपने सतह तक आ जाए। कहां पर आ जाए बेटा? सतह तक आ जाए। ठीक है, कहां तक? सतह तक। तो इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए जो आवश्यक उस ऊर्जा की मात्रा होती है, उसी को कार्यफलन कहते हैं। उसी को कहते हैं बेटा कार्यफलन या देहली ऊर्जा। ठीक है, मिनिमम ऊर्जा। ठीक है, तो बाहर से कोई ऊर्जा जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो अंदर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो अपनी सतह तक आ जाए, ऊपरी सतह तक, आंतरिक सतह से ऊपरी सतह तक लाने के लिए जो जरूरी ऊर्जा है, उसी को कार्यफलन कहते हैं। इसमें वह लिख लो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त कराने के लिए आवश्यक हो, उसे उस धातु का कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गई बात? जो मैंने बताया, एकदम ऊर्जा तक, सतह तक ला दिए, मतलब अब ये मुक्त है, अब ये उड़ सकता है, जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी, इस धातु के सतह को छोड़ दे, इतना दे दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वैसा ही है। ठीक है, वैसा ही है। तो यहां पर कार्यफलन को फाई से निरूपित करते हैं। देखना, कार्यफलन को फाई से, फाई या W से निरूपित करते हैं। कई बार फाई या W की जगह पर फाई नॉट या W नॉट से भी निरूपित करते हैं। तो फाई से करो, फाई नॉट से करो, W से करे या W नॉट से करो, दोनों सब एक चीज है। तो मैं वर्क फंक्शन है, तो वर्क को W से निरूपित कर रहा है, तो वर्क फंक्शन को W से निरूपित कर रहा है यहां पर, तो W से कर लो। तो W बराबर हो जाएगा H न्यू नॉट के। न्यू क्या है बेटा? न्यू को बोलते हैं देहली आवृत्त। देहली आवृत्त मतलब वह कम से कम ऊर्जा। अब देखो आवृत्त लिखा है, मतलब आवृत्त को क्या समझना है आपको? ऊर्जा है ये। आवृत्त अगर है कहीं पर, तो आवृत्त अगर न्यू नॉट है, मतलब ये ऊर्जा, इससे संबंधित ऊर्जा क्या होगी? इससे संबंधित ऊर्जा होगी E बराबर H न्यू नॉट। तो ये ऊर्जा को बता रहे, मतलब आने वाली जो ऊर्जा दे रहे हैं, जो विकिरण की ऊर्जा है, वो मिनिमम ऊर्जा है। तो ये E जो है, E मिनिमम है। इसी को बोलते हैं फाई या W नॉट। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये मिनिमम ऊर्जा है, जो विकिरण की मिनिमम ऊर्जा है, उससे संबंधित जो मिनिमम आवृत्ति है, उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए,
वो क्या है, न्यू नॉट। और इससे संबंधित ऊर्जा एच न्यू नॉट, इसी को कार्यफलन बोलते हैं। न्यू नॉट क्योंकि न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे लैम्डा नॉट, तो सी बटे लैम्डा नॉट लिख दिया। जे मतलब जूल है यहाँ पर, जे मतलब क्या है बेटा, जूल। जूल क्या है, मात्रक है ऊर्जा का, है ना। तो यहां पर आ गया लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट क्या होता है, यहां पर लिखा है देहली तरंग दैर्ध्य। जैसे ये देहली आवृत्त है तो ये देहली तरंग दैर्ध्य। देहली का शब्द का मतलब है मिनिमम, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्यफलन अगर लिखना है आपको, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए आपको क्या करना है, ये सूत्र लिखा है, आपको चाहो तो ऐसे, या आप चाहो तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको एक चीज याद रखना है कि जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई चीज कन्वर्ट करना है तो आपको याद होना चाहिए, बस इतना याद रखो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ये बस याद रखो, यहां से आप किसी भी ऊर्जा को जूल में और किसी भी ऊर्जा को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये याद रखो, ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एचसी बटे ई लैम्डा नॉट, ई क्या है, ई मतलब वही होता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई का मतलब आवेश जो होता है ई का, ठीक है। तो ई का आवेश तो आप जानते हैं, तो आवेश नहीं है वहां पर, वो ऊर्जा है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये आप याद रखो, ये वाली चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको मिल जाएगा। कभी भी आपको सवाल लगाते समय आप वो याद रखेंगे, उससे कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे सूत्र याद मत करो, जब सूत्र को बनाया जा सकता है खुद से तो याद करने की इतनी दिमाग में फालतू की चीजें भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देहली आवृत्ति जो है इसके बारे में अब और चर्चा कर लेते हैं। जो देहली आवृत्ति है न्यू नॉट, यही चीज, इसको देखो तो आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति है, जो कि मैंने बताया आपतित विकिरण की क्या है, न्यूनतम आवृत्ति है, मिनिमम आवृत्ति, जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। यदि आपतित आवृत्ति का मान दे रखा है, अगर न्यू जो आ रही है आवृत्ति अगर न्यू नॉट से कम है तो उत्सर्जन नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, यदि आने वाली जो प्रकाश गिर रही है, जो प्रकाश धातु की सतह पे आ रही है, अगर उसकी ऊर्जा या उसकी आवृत्ति इस देहली आवृत्ति से कम है, ठीक है, तो उत्सर्जन होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। उत्सर्जन के लिए यह जरूरी है कि जो आने वाली प्रकाश है उसकी ऊर्जा जो हो या उसकी आवृत्ति जो हो वो न्यू नॉट के बराबर हो या इससे बड़ी हो, ठीक है, तभी जाके होगा। यहां पर एक दो पॉइंट लिखे हैं, इसको आप पढ़ लो बस, ठीक है, इसको सिर्फ आप पढ़ लो। यहां पर आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है यहां पर कि जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश के लिए 400 से 700 नैनोमीटर की आवृत्ति होती है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि सवाल में हर जगह दिया नहीं रहता, ठीक है। अगर लिख देगा सवाल में कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की आवृत्ति दे दिया तो आपको आवृत्ति अगर आपको पता होगी या आपको तरंगदैर्ध्य पता होगी तो आप ऊर्जा तुरंत निकाल पाएंगे, ठीक है। कौन से सूत्र से, वही E बराबर एच न्यू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले बेटा, चलते हैं बेटा। अच्छा, अब हम बात करेंगे आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया था और इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो आइंस्टीन ने बोला क्या था, आइंस्टीन ने देखो लेनार्ड के उसमें प्रयोग में और आइंस्टीन के प्रयोग में एक फर्क है। लेनार्ड ने जो माना था उसको एक तरंग की तरह मान के अध्ययन किया था, किसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। जो आइंस्टीन है उन्होंने इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव को, जो प्लांक ने बताया था कि यह क्वांटा के रूप में, फोटोन के रूप में चलते हैं, उसके रूप में माना। आइंस्टीन ने कहा, ध्यान से देना, आइंस्टीन ने कहा जो अभी देहली ऊर्जा वर्ग फंक्शन बताया था वो आएगा। अगर इसको पढ़ लेते हैं, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोन और इलेक्ट्रॉन के अप्रत्यास्थ संघट्ट का परिमाण है। ये जो शब्द लिखा है ये आपका एक बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या आया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में संघट्ट होते हैं। ऑप्शन लिखा था प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट, ठीक है, और कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर था अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है। अप्रत्यास्थ का मतलब जिसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ठीक है, अप्रत्यास्थ संघट्ट है, ठीक है, समझ में आई बात। ऊर्जा संरक्षित नहीं होती अप्रत्यास्थ संघट्ट में। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट का परिमाण है मतलब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराता है। संघट्ट मतलब टकराव, जिसमें फोटोन की ऊर्जा कह रहा है पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूर्णतः उसकी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। क्योंकि फोटोन होता क्या है, ऊर्जा का पैकेट होता है, पूरी की पूरी ऊर्जा दे देता है इलेक्ट्रॉन को। अब लिखा है यदि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू है
कि एक फोटोन को अवशोषित करता है, तब इस ऊर्जा का उपयोग 3 कार्यों में होता है। ठीक है, अच्छा 2 कार्यों में लिखना चाहिए, ये 3 गलत लिखा है यहां पर, ये 3 नहीं 2 कार्यों में होता है बेटा, 3 को काट दो, यहां पर लिखना चाहिए 2 कार्यों में होता है, 2 कार्यों में होता है। पहला है ये क्या लिखा है, कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन के रूप में, और ये दूसरा है गतिज ऊर्जा के रूप में, कार्यफलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। मतलब कि अगर एक फोटोन, ठीक है, ये तो आप पढ़ लेंगे, अब देखो मैं समझाता हूं कि मान लो ये फोटोन आ रहे हैं, ये क्या है, एक फोटोन आ रहा है इधर से, एक फोटोन इस तरह से आ रहा है। एक फोटोन ये जो आ रहा है, मान लो ये जाके इस इलेक्ट्रॉन को टकराया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को टकराया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त, और याद रखना हरदम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ टक्कर होगी फोटोन की, ठीक है। बंधे हुए इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो उत्सर्जित नहीं होंगे। जब टकराव होगा तो फोटोन के पास जो ऊर्जा है एच न्यू ऊर्जा, ये पूरी की पूरी ऊर्जा अपनी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इतनी ऊर्जा पाते ही अगर इलेक्ट्रॉन नीचे है सतह के, तो वो क्या करेगा, पहले तो सतह तक आएगा, तो सतह तक आने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कितनी हो गई, वो हो गई W, वो क्या होगी W0, मतलब कार्यफलन, उसको कार्यफलन बोलेंगे। अब अगर इसकी ऊर्जा ज्यादा थी W से, अगर बची हुई ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो बची हुई ऊर्जा होगी उसके वजह से ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, कितने v वेग से बाहर निकल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, और एकदम फ्री होकर मौज करेगा, बाहर उड़ गया। तो ये 2 तरीके से ऊर्जा खर्च होगी, अर्थात कुल ऊर्जा जो है, यहां पर मैं लिखूं जो कुल ऊर्जा है, किसकी ऊर्जा, फोटोन की। तो इसको मैं सही शब्दों में लिखता हूं, तब आपको एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अगर सही शब्दों में बोलूं तो जो कुल ऊर्जा है बेटा, यहां ध्यान देना बेटा, कुल ऊर्जा या फोटोन की कुल ऊर्जा, फोटोन की कुल ऊर्जा जो है बेटा, ये बराबर है, कुल ऊर्जा जो बेटा है ये बराबर है धातु के कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा के। तो कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा के बराबर है। मतलब अर्थात कुल ऊर्जा कितनी है, एच न्यू जो है बेटा ये बराबर है धातु का कार्यफलन कितना है, W नॉट और प्लस गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, K। और ये जो ऊर्जा होगी इसके पास अपने आप में इसकी ये अधिकतम ऊर्जा होगी, तो K मैक्स लिखेंगे, अधिकतम। आप चाहो तो सिर्फ K लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर एच न्यू को मैं चाहूं तो एच न्यू बराबर लिख सकता हूं, W बराबर क्या होता है बेटा, कुछ देर पहले ही मैंने बताया था आपको, कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जो W नॉट है ये बराबर होता है एच न्यू नॉट के, ठीक है, देहली आवृत्ति वाली, देहली आवृत्ति एच न्यू नॉट। तो W की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एच न्यू नॉट, और प्लस है K मैक्स, तो इसको K ही लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, K मैक्स लिखूं या K लिखूं, लिख सकता हूं मैं, ठीक है, दोनों चीज लिख सकता हूं। इसी समीकरण को एक समीकरण में मान लेता हूं और इस समीकरण 1 को मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं। यहां तक बताओ समझ में आया क्या, चलो। अच्छा याद रखना मैंने शब्द क्या लिखा है, धातु का कार्यफलन, धातु के कार्यफलन, मतलब कार्यफलन किसका गुण है, धातु का। धातु कार्यफलन किस पर निर्भर करता है बेटा, हर धातु का अलग अलग होता है, लिख लेना ये चीज, हर धातु के लिए कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न होता है, हर धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग होगा। लोहा होगा तो उसके लिए कार्यफलन अलग होगा, चांदी होगा तो कुछ और होगा, तांबा होगा तो कुछ और होगा, एल्यूमिनियम होगा कुछ और होगा, सीजियम होगा कुछ और होगा, ठीक है, जिंक होगा कुछ और होगा। तो जितने भी हैं सबके लिए अलग अलग होगा बेटा, हर धातु के लिए अलग अलग। चलिए समझ आ गया, चलते हैं। इसी सूत्र को मैं आगे लिख रहा हूं, एच न्यू बराबर क्या है, समीकरण 1 से हमें मिल गया है एच न्यू बराबर बेटा एच न्यू नॉट और प्लस मिला है K के, है ना। अब आपको अगर गतिज ऊर्जा निकालनी है तो K बराबर आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, एच न्यू, और इसको इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा एच न्यू नॉट के।
तो K बराबर आ गया आपके पास एच न्यू यहां पर भी है, एच कॉमन ले लो, आ जाएगा यहां पर न्यू माइनस न्यू नॉट के। ठीक है, अब देखो ये जो सूत्र है, इस सूत्र को देखो तो ये क्या बता रहा है कि जो गतिज ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा में से कार्यफलन को निकाल दो तो जो बची हुई ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, जो बची हुई ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा एच न्यू है, इसमें से कार्यफलन को घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो ऊर्जा बचेगी वो क्या है, कुल गतिज ऊर्जा के रूप में। तो चाहो तो इसको के को आप 1/2 mv² भी लिख सकते हो। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं के बराबर क्या होता है 1/2 mv² के, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो यहां लिख सकते हैं, जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं के बराबर एच, ये क्या है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है, सॉरी अधिकतम फ्रीक्वेंसी है, अधिकतम आवृत्ति है, और ये मिनिमम आवृत्ति है जो कि कार्यफलन की आवृत्ति है। तो ये क्या है, ये आवृत्ति में परिवर्तन को बता रहा है ना बेटा। अच्छा, जैसे मान लो कि किसी चीज का तापमान T1 है और बाद में इसका तापमान T2 हो गया, तो तापमान में परिवर्तन लिखते हैं हम, डेल्टा T बराबर क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1 लिखते हैं, है ना, ऐसा ही तो लिखते हैं। तो इसी तरह का एक एग्जांपल यहां लो, तो न्यू माइनस न्यू वन को क्या बोल देंगे, डेल्टा न्यू बोल सकते हैं। यही चीज है, सेम चीज। ठीक है, डेल्टा न्यू क्या है यहां पर, डेल्टा न्यू जो है बेटा ये बराबर है न्यू माइनस न्यू नॉट के। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा हो गया यहां तक सबका क्लियर है ना, क्लियर है। अब एक दो ग्राफ बचा है, ग्राफ बताऊंगा, एक ग्राफ बचा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ग्राफ बचा, अच्छा डेल्टा के रूप में अगर आपको इसका, अच्छा हाँ डेल्टा न्यू आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं एक चीज और जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा, चूंकि न्यू बराबर होता है c/λ के, तथा न्यू नॉट बराबर होता है c/λ0 के, देहली आवृत्त देहली तरंग दैर्ध्य ये होता है। तो अतः ये वाला जो सूत्र है, ये वाला सूत्र से याद करो या ये वाला सूत्र याद करो, दोनों से हम चाहते हैं। तो चलो इस सूत्र को मैं ले लेता हूं, इस सूत्र को मैं दिखाता हूं आपको, इस सूत्र को। तो के बराबर क्या बन जाएगा बेटा, के बराबर बन जाएगा एच की जगह पर एच ही रहेगा, न्यू की जगह पे आ जाएगा c/λ और माइनस हो जाएगा फिर से hc/λ0 के। तो के बराबर आप चाहो तो अगर तरंग दैर्ध्य के रूप में दिया हो चीज तो hc इसमें से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1/λ माइनस 1/λ0 के। तो ये भी एक सूत्र है जो कि आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते थे, तो HH बाहर आ जाता, CC बाहर आ जाता। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आइंस्टीन का समीकरण। तो आइंस्टीन का समीकरण है तो बहुत इजी, आइंस्टीन का समीकरण अगर देखो तो है तो बहुत इजी, लेकिन इस पर क्वेश्चन यही बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण यही है। ठीक है, ये समीकरण कि कुल ऊर्जा जो है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में बटा करती है, किसकी, फोटोन की। मतलब ये जो फोटोन आता है, यहां से फोटोन आता है तो इसके पास hν ऊर्जा होती है, तो ये खर्च क्या करता है, अगर धातु की सतह है इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां है इस इलेक्ट्रॉन को टकराए तो इसको यहां तक सतह तक लाने के लिए W ऊर्जा, W0 जिसको हम कार्यफलन क्या बोलते हैं hν0, और इसके ऊपर जब यहां से निकलता है v वेग से अगर भागता है तो ये क्या कहलाता है, ये काइनेटिक एनर्जी बन जाता है इस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो दो रूप में खर्च होती है, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था। ठीक है, अब एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, ठीक है, आइए देखते हैं। तो ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सीधा होना चाहिए ये। अच्छा, यहां पर ये जो ग्राफ है बेटा, जो अभी तक हमने ग्राफ बनाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देहली ऊर्जा के साथ हम ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो देहली ऊर्जा के साथ मतलब आवृत्ति के साथ, इधर मैं ले रहा हूं आवृत्ति। ये ग्राफ आपके नीट में पूछा गया है, जो मैं बताने जा रहा हूं ये नीट में एक साल आ चुका है। ठीक है,
तो इधर मैं आवृत्त ले रहा हूं इस एक्सिस पर, इधर क्या लूंगा बेटा, कोई बताएगा? एक्स की दिशा में अगर मैंने आवृत्त ले लिया तो वाई की दिशा में क्या आएगा बेटा? वाई की दिशा में क्या लूंगा बेटा? ऊर्जा लूंगा। ठीक है, कौन सी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसको हम के बोल रहे हैं, या के मैक्स भी लिखा होता है बहुत जगह, तो के लिखो या के मैक्स लिखो, तो मैं के लिखना ज्यादा पसंद करता हूं। के साथ बनाएंगे बेटा आवृत्त और गतिज ऊर्जा कि कितनी आवृत्ति आई तो कितनी गतिज ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, अच्छा जो उत्सर्जित होता है इलेक्ट्रॉन उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा। जो ये उत्सर्जित होते हैं ना इलेक्ट्रॉन बेटा, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो मान लो पहले कोई धातु थी, यहां पर एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं ना, एग्जाम्पल के साथ मान लो पहले एक धातु थी, इस धातु का नाम था ए, इस धातु का ए नाम है, और एक धातु दूसरी है इसका नाम बी है। इस पर पड़ रही है आवृत्त न्यू, और इस पर भी सेम आवृत्ति पड़ रही है, सेम ऊर्जा न्यू। ठीक है, यह धातु कुछ अलग है, यह धातु कुछ अलग है। यह धातु ए है, यह भी धातु है, यह भी धातु है, बस दोनों अलग अलग है। एक लोहा है तो एक चांदी है, मतलब अलग अलग है। तो देखा गया कि इनका कार्यफलन भी अलग अलग है। इसका कार्यफलन होगा फाई ए, या डब्लू माना है हमने तो डब्लू ए, इसका कार्यफलन क्या हो जाएगा बेटा? डब्लू ए, और इसका कार्यफलन होगा डब्लू बी के। तो इसका कार्यफलन इसके कार्यफलन में अंतर है। ठीक है, इसके कार्यफलन में इसके कार्यफलन में अंतर है। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा इसमें से, जो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होगा, इसकी जो ऊर्जा होगी वो भी डिफरेंट होगी। इसकी जो ऊर्जा होगी वो भी डिफरेंट होगी। कैसी होगी देखते हैं, आ जाओ इसको समझते हैं। तो अगर मैं धातु ए की बात करूं, ठीक है, धातु ए की बात करूं, मान लो ए के लिए, ये ए के लिए ग्राफ है, धातु ए के लिए ग्राफ है, तो देखा गया कि इसकी आवृत्ति कुछ इस तरह से। अच्छा, धातु बी, अगर देखो यहां पर कार्यफलन की बात करें तो अगर यहां पर यदि मैं बोल रहा हूं, यदि मैं बोलूं कि डब्लू जो बी है वो ग्रेटर देन है डब्लू ए से, मतलब द्वितीयक धातु जो बी धातु है उसका कार्यफलन अगर ज्यादा है प्राथमिक वाले धातु से, मतलब ए वाले धातु से धातु का कार्यफलन बी का ज्यादा है अगर, तो किस तरह से आपको देखने को मिलेगा बेटा? ये ग्राफ कैसे देखने को मिलेगा आपको ये देखना है। ठीक है, ग्राफ कैसे देखने को मिलेगा? तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा के देखता हूं। कहां कट कर रहे हैं? यहां पर। ठीक है, तो यहां से ये 0 पॉइंट है, इधर गतिज ऊर्जा है, तो इससे यहां नीचे की तरफ बेटा, इससे नीचे की तरफ इतना, ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा फाई ए। ये क्या बताएगा? अच्छा, फाई नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां पर डब्लू माना हूं, मेरा फाई लिखने का आदत है, वर्ग फंक्शन को मैं फाई से ज्यादातर निरूपित करता हूं। ठीक है, तो यहां पर डब्लू दिया है इसलिए मैं डब्लू ए से निरूपित कर देता हूं। चलो, तो ये डब्लू ए है, ये जो ऊर्जा है ऋणात्मक में इतनी ऊर्जा आ रही है, ये क्या है? ये क्या है? कार्यफलन है पहले धातु के लिए। अब द्वितीयक के लिए अगर कार्यफलन देख लेंगे, द्वितीयक धातु के लिए अगर मैं कार्यफलन निकालूं बेटा, तो द्वितीयक धातु के लिए जो कार्यफलन आएगा वो क्योंकि ज्यादा है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये एक चीज याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे हरदम, ये भी इसका गुण है। मैं क्यों बताता हूं अभी क्यों समांतर रहेंगे, इसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं कि ये समांतर क्यों है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लैक वाली लाइन को नीचे लाता हूं, ग्राफ क्योंकि थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है, हाँ, अब मैं अगर लाल वाले कलर को भी पीछे डैश डैश करके ले जाऊं इसके समांतर, कहां कट कर रहे हैं बेटा? यहां। इस बिंदु को बोलेंगे, चलो ये मान लो ए के लिए बिंदु था, तो ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट के लिए देखो गहराई कितनी है, कितने नीचे है? ये यहां तक है, तो ये क्या है? ये है बेटा डब्लू बी है। ठीक है, ये कार्यफलन है इसका द्वितीयक धातु के लिए। अच्छा, ये क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है ये बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इसका मतलब आपको कोई बच्चा बताएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई बच्चा बताएगा क्या हो रहा है बेटा? मैंने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया? कोई बच्चा बताएगा ये सीधा ग्राफ क्यों है?
तो सीधा ग्राफ इसलिए है बेटा, आपने सीखा है गणित में, गणित में सीखा है आपने रेखा का समीकरण। किसी भी सरल रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है बेटा y बराबर mx माइनस सी, में लिख रहा हूं mx प्लस सी या mx माइनस सी होता है। इसी प्रकार से हमारे पास भी तो समीकरण है, हमारे पास जो बेटा समीकरण है वो इसी तरह का समीकरण तो है। कैसा समीकरण है बेटा? हमारे पास समीकरण है k बराबर एच न्यू और माइनस का एच न्यू नॉट मतलब W है फाई। अरे भाई वर्क फंक्शन ही तो है, कुल ऊर्जा बटे ये, या इसको आप ऐसा लिख लो k बराबर E माइनस डब्ल्यू के, ऐसा ही तो समीकरण है। तो ये समीकरण को देखो तो ये क्या है, अगर ये इसको देखो तो k ही तो हम निकाल रहे हैं, ये y की दिशा हो गई, y अक्ष पर मैंने k लिया है, x पर हमने न्यू को लिया है। तो जैसे x है, x का काम यहां पर क्या कर रही है? आवृत्ति, और c का काम कर रहा है वर्क फंक्शन। तो जितना c होगा उतना ऋणात्मक को कट करेगा, इसलिए ऋणात्मक y अक्ष को, ये देखो ऋणात्मक y अक्ष को यहां पर कट कर रहा है, ठीक है, और ये ऋणात्मक y को यहां पर कट कर रहा है। तो अपने अपने वर्क फंक्शन के हिसाब से ये y अक्ष को कट करेंगे, ये नियत होते हैं, ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मान धातु पर निर्भर करता है w का मान। तो इसीलिए WA का मान फिक्स है, WB का मान फिक्स है कि कितना ऋणात्मक स्लोप आएगा, इसका ढाल ये तय करता है, यहां पर ये ढाल तय कर रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी यहां पर, अच्छा यहां पर आवृत्ति आपको चेंज होती हुई दिख रही है ना, यहां पर आपको लग रहा है आवृत्ति चेंज हो रही है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो मैंने कहा था आवृत्ति चेंज नहीं होगी, है ना, यहां पर आवृत्ति चेंज होती हुई दिख रही है। तो आवृत्ति चेंज होती हुई दिख रही तो है यहां पर चेंज। यहां पर अगर देखूं तो इसको मैं न्यू ए मान लूंगा बेटा, और इसको मैं मान लूंगा न्यू बी, थोड़ा सा चेंज है यहां पर, इसके लिए न्यू ए आवृत्ति होगी अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहे हैं तो। अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना बेटा। या तो मैं इतनी आवृत्ति दे दूं न्यू ए और न्यू बी से बहुत ज्यादा आवृत्ति दे दूं, ऐसी आवृत्ति कि चाहे वो ए सतह पर गिरे चाहे बी सतह पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो ही हो, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। आवृत्ति बदलेगी बेटा, अलग अलग आवृत्ति पर है यह, ठीक है। अगर न्यू ए आवृत्ति देंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, नहीं तो नहीं होगा ना बेटा। न्यू बी के लिए अगर बी वाली आवृत्ति का यहां पर डालेंगे तो यहां तो होगा, लेकिन फिर यहां पर कम हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए न्यू बी होगा, इसके लिए न्यू ए होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है आपको। अच्छा यहां पर ध्यान दो, तो इसके लिए आवृत्ति का मान क्या है? ज्यादा है, मतलब यहां पर देखो तो न्यू बी का मान ज्यादा है न्यू ए से। भाई आवृत्ति का मान बढ़ रहा है ना इधर, तो आवृत्ति का मान न्यू बी का ज्यादा है, मतलब न्यू बी से संबंधित ऊर्जा, इसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मतलब बी सतह से, बी वाली धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जबकि ए सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। चलते हैं बेटा, ये हो गया, बस इतना ही था, इस ग्राफ में इतना ही था। अच्छा एक चीज अभी और बची, छोटी सी चीज बची है, प्रवणता बताना है आपको भी। प्रवणता या इसको बोलते हैं ढलान, ढलान जिसको m से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो m बराबर होता है बेटा tan थीटा के। tan थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटा, tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है यहां पर? अगर किसी का ढाल निकालना है, किसका ढाल निकाल दूं मैं? b का ढाल निकाल के दिखाऊं आपका, वैसे ढाल सबका बराबर आएगा यहां पर, क्योंकि दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर है, तो चाहे जिसका ढाल निकालो आप, दोनों का ढाल समांतर आएगा। तो अगर मैं ढाल निकालने की कोशिश करूं, मान लो कि ये मैं इसके सामने से यहां से निकाल रहा हूं, इसके सामने से मान लो k का मान कुछ दिया है, इसके सामने से ये यहां से इस तरह से इसको खींच दूं, तो इसके सामने से देखो तो ये ग्राफ इसके लिए मैं निकाल रहा हूं, इसके लिए इस पे लंब डाल दो, तो इस मान को मैं मान लेता हूं, चलो ये मान मेरे लिए मान लो k0 है या k1 है, कुछ भी मान लो k0 है। ये मान मेरे लिए क्या होगा? 0 से a तक, यहां से देखो तो, या यहां से यहां तक देखो सिर्फ, अगर आपको सिर्फ ढाल देखना है तो ये क्या हो गया? ये लंब बन गया, ये क्या बन गया? आधार। तो ये बन गया 90 अंश का कोण, ये क्या बन गया? ये थीटा बन गया, ठीक है। ये भी क्या है? थीटा। ये दोनों सेम है, दोनों के लिए निकाल सकते हैं आप। तो किसी एक के लिए निकाल लो, इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और, तो इसको लिए निकाल लो। इसका नाम कुछ दे लेते हैं, इसका नाम कुछ दे लो ना, यहां से क्या नाम दे दें इसको?
चलो इसका नाम मैं दे लेता हूँ, मान लो ये लंब है और आधार है, तो इसका नाम ABCD कुछ रख लेते हैं। मान लो चलो P और ये Q और ये R है बिंदु, PQR है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है RQ, ठीक है, तो RQ और बटा आधार, आधार कितना है, आधार कितना बेटा PQ, तो ये tan थीटा आ गया, ढलान आ गया। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको क्या पता चलेगा बेटा, अगर h मानेंगे तो h रहेगा और इसको आधार को x मानोगे तो x रहेगा। अगर मैं इसकी ऊंचाई h मान लूँ, h ऊंचाई है, या k नॉट ऊंचाई माना है तो k मान लूंगा, इसकी दूरी में कुछ और मान लूँ, चलो न्यू दूरी मान लूँ तो k बटा न्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब आवृत्त वाला, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो tan थीटा जो यहाँ पर बता रहा है, tan थीटा जो बता रहा है, ये क्या है, इस तरफ क्या है, लंब की तरफ क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब k, और बटे में क्या बता रहा है बेटा, आवृत्ति। क्या है, आधार में क्या है, आवृत्ति, तो आवृत्ति बोल रहा है, इसको आवृत्ति को न्यू लिख सकते हैं। तो k बटा न्यू का अनुपात बता रहा है और इनके बीच में कोण बताएगा थीटा, ठीक है। तो k और न्यू के बीच में आप ग्राफ जो है, ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, k और न्यू का मान भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप आवृत्त का मान भी निकाल सकते हैं और इसके साथ साथ आप गतिज ऊर्जा का भी मान निकाल सकते हैं। मैं आपको जब सवाल करवाऊंगा तो ये हल हो जाएगा। ये आपको छोटा सा सूत्र है, लंब बटा आधार, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण सूत्र थे सारे सूत्र लिखे हैं आपके सामने, आप लिख सकते हैं कि अधिकतम हाफ mv² EV होता है, EV नॉट और HC, सारी चीज लिखा है बेटा आपके सामने, ठीक है, सारी चीज, सारे सूत्र आपके सामने लिखे हैं। ये सूत्र मैंने पहले बताया कि अधिकतम, तो कि अधिकतम बराबर क्या हो जाएगा, कि अधिकतम क्या हो सकता है, EV नॉट, E इलेक्ट्रॉन है, V क्या है, V नॉट क्या है, वोल्टता थी ना, जो वोल्टेज लगाया गया था लेनार्ड के प्रयोग में, वही वाला EV नॉट, जिसको मैंने बताया था आपको निरोधी विभव, तो निरोधी विभव के साथ EV नॉट सेम सूत्र। फिर उसके बाद अधिकतम के अधिकतम EV नॉट जो है यही बराबर है आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन का समीकरण क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब कार्यफलन, कुल ऊर्जा माइनस कार्यफलन, सेम सूत्र। तो हाफ mv² बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, सेम सूत्र। फिर यहाँ से आप v का मान निकाल सकते हैं, 2 का गुणा कर दो इधर, तो ये सब करके आप निकाल सकते हैं। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। अब के अधिकतम आपको निकालना है 1/2 mv² बराबर EV, ई न्यू से आप निकाल सकते हैं, जो कि सेम लैम्डा के साथ निकालना चाहें तो लैम्डा के पदों में निकाल सकते हैं। ये वाला मान आपको ये वाला मान आपका आवृत्त के पदों में है, ये लैम्डा के पदों में है। जितने सूत्र थे सारे सूत्र यहाँ पर एक साथ लिखे हैं, जितने मैंने सूत्र बताए पीछे सारे सूत्र यहाँ लिखे हैं। तो न्यू नॉट बराबर h/e, अगर यहाँ पर देखो ई वी नॉट है, वी नॉट बराबर आपको निकालना है तो ई नीचे चला जाएगा, तो ई नीचे आ गया h/e, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ई वी नॉट है, ई वी नॉट बराबर क्या लिखा है, h न्यू माइनस न्यू नॉट के, तो v नॉट बराबर e नीचे चला गया h के, और ये v माइनस वी नॉट बचा, और h/e न्यू को हम लिख सकते हैं c बटा लैम्डा, तो c बटा लैम्डा, c बाहर आ गया, 1/λ 1/λ नॉट, सेम चीज है, सब आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना। प्रकाश सेल, फोटो सेल क्या होता है, फोटो सेल जो होता है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित एक युक्ति है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित एक युक्ति है जो कि एक यंत्र है। किस तरह से, जैसे आप फोटो सेल जो होता है बेटा एक संसूचक का काम करता है, ठीक है, एक संसूचक का, कि प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। सेम चीज, सेम घटना। यहाँ पर इसको लंबा लंबा ऐसे दिखाया है, चित्र को चाहो तो आप मोड़ के ऐसे कर सकते हैं, तो मोड़ के ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश आ रहा है, ये क्या है, एनोड है, माइनस चिन्ह है यहाँ पर, और ये क्या है, धनात्मक सिरा है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर किधर जा रहे हैं बेटा, धनात्मक की तरफ जा रहे हैं, और जब धनात्मक की तरफ जाते हैं तो एक विद्युत उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या लगी है, एक वोल्टेज लगा है, ठीक है, हो गया, बस खत्म है, इतना ही है, इसको आप पढ़ लो। प्रकाश सेल विद्युत प्रभाव की घटना का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है, साफ साफ लिखा है आपके सामने। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इससे प्रश्न क्या आ सकता है, ये सुन लो, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मुझे बताना है। इससे प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश विद्युत सेल किस घटना पर आधारित है, ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल पूछा जाएगा किस घटना पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको लिखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, बस इतना ही इसका आंसर है। आप इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अगर आपको ये इस तरह से पूछा जाए कि टेलीविजन में मतलब टेलीविजन में जो चित्र दिखाई देता है वो किसके वजह से दिखाई देता है, किस घटना का उपयोग करके, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग करके है। वहाँ पर भी लगा होता है, स्वचालित दरवाजे में भी लगा होता है, चोर घंटी में भी लगा होता है, सड़क पर बत्तियों के स्वचालित स्विचों में जो स्विच होती हैं
उसमें भी लगा होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर बार बार सीजियम क्यों लिखा जाता है बेटा? सीजियम का क्यों उपयोग किया जाता है? सीजियम धातु क्यों ली जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सीजियम धातु जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है बेटा? या ज्यादातर क्षारीय मृदा धातु जो होती हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु क्या होती हैं और क्यों उपयोगी हैं? ज्यादातर यही उपयोग होती है। क्यों उपयोग होती है जाते बेटा? क्योंकि इनके लिए जो कार्यफलन होता है, कार्यफलन जो होता है बेटा न्यूनतम होता है। कार्यफलन न्यूनतम मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, 10-15 मिनट जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट में दोनों का आंसर बताओ जल्दी से, पहले का भी दूसरे का भी। 1 मिनट में दोनों का आंसर मुझे चाहिए जल्दी से। जल्दी ऑप्शन देखो और जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से बेटा। क्या आएगा आंसर? अच्छा, बहुत ही आसान है वैसे, देख सकते हैं आप, लेकिन पीएमटी में पूछा गया है, आपके AIEEE तक में पूछा गया है, बट कोई बात नहीं। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है बेटा 0, ए नंबर करेक्ट है। इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर? hν फोटोन की ऊर्जा का संवेग क्या होगा? फोटोन का संवेग क्या होगा बेटा? देखो जल्दी से लिखा करो। E बराबर क्या होता है? mc², और E बराबर आपको दे रखा है, E बराबर होता है hν। अब E बराबर mc² में अगर देखो तो E बराबर mc² में देखो तो E बराबर क्या होता है? mc गुणे c, तो E बराबर हो जाता है बेटा pc के। ठीक है, E बराबर pc और E बराबर hν², ये तीसरा नंबर सूत्र बन गया। तो तीसरे और दूसरे को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी E बराबर है, ये भी E बराबर है, तो मतलब हो जाएगा hν बराबर हो जाएगा pc के। तो P बराबर क्या हो जाएगा बेटा? hν बटे c के। क्या ये ऑप्शन दे रखा है कहीं? ये दे रखा है B नंबर। ठीक है, अगर ये भी ना दिया होता तो आपको अगर और रूप में बदल के दिया होता तो कैसे आप करते? आप करते P बराबर, शायद आपको ये भी दे सकता था, क्योंकि न्यू बराबर होता है c बटे लैम्डा के, तो आपको न्यू बराबर c बटे लैम्डा लिखते हैं, तो h बटा c गुणे न्यू बराबर हो जाता है c बटे लैम्डा के। तो c से c कट जाता, क्या आ जाता है? h बटे लैम्डा आ जाता है। ये भी सूत्र आपको बता रखा है मैंने, तो ये सूत्र आता तो ये भी आप लगा सकते थे। जो भी पूछा जाए तो B नंबर करेक्ट है। तो +4 यहाँ मिल गए आपको और +4 ये मिल गया। फालतू का क्वेश्चन था बट पूछा जाता है बेटा। कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी बहुत आसान पूछ ली जाती है, जिसका कभी सोचे भी नहीं होते, बच्चे सोचे भी नहीं होते कि इतना सरल पेपर आएगा। कभी कभी आ जाता है 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबके लिए तैयार रहना है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, जल्दी बताओ। तीव्रता अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तीव्रता का प्रभाव किस पर पड़ता है? जल्दी बताओ। ठीक से गलत नहीं करना है। साफ साफ मैंने बताया था, ग्राफ अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि अगर मैं तीव्रता बढ़ा रहा था तो क्या हो रहा था? ग्राफ बढ़ रहा था, ये विभव समान था, लेकिन ये I1 पर था, ये I2 पर, ये I3 पर। तीव्रता पर क्या हो रहा था? धारा I बढ़ती चली जा रही थी। मतलब यहां पर देखो तो धारा बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ A नंबर करेक्ट आंसर है। ग्राफ इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा। आप पूछ रहे थे ना ग्राफ का प्रश्न कैसे आता है, तो ग्राफ पर प्रश्न नहीं आता, लेकिन ग्राफ आपको ये बताता है कि आपको सारी चीजें 20 तरह की चीजें याद नहीं करनी है, ग्राफ दिमाग में रखना है, सारी चीजें आपकी अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया A नंबर। 4 नंबर आपको मिला, +4 नंबर। और देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है, ये एम्स में भी पूछा गया है, मेडिकल एग्जाम में तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक धातु का कार्यफलन दे रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कार्यफलन दे रखा है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब W का मान दे रखा है आपको। W या फाई जो बोल दो, फाई भी बोल सकते हैं इसको, तो मैं ज्यादातर फाई लिखता हूं बेटा। तो फाई बराबर कितना दे रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप लोग याद रखना, W लिखना है कि फाई आपकी मर्जी है। और लैम्डा बराबर दे रखा है बेटा 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस धातु पर आपतित होता है प्रकाश। ठीक है, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे? वेग निकालना है, मतलब अब देखो वेग निकालना है आपको, तो आपको पता है कि जो कुल ऊर्जा होती है hν, ये बराबर होती है कार्यफलन मतलब फाई, और प्लस होती है गतिज ऊर्जा k के रूप में।
तो गतिज ऊर्जा बराबर हम लिख सकते हैं K बराबर लिख सकते हैं एच न्यू और माइनस हो जाएगा फाई के। फाई बराबर दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच न्यू बराबर आपको निकालना है K बराबर, चूंकि K बराबर 1/2 mv² होता है तो इसको मैं बाद में लिख दूंगा। एच न्यू मतलब एच न्यू, न्यू मतलब होता है C बटे लैम्डा, तो C बटे लैम्डा हो गया माइनस फाई, फाई मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है आपको, ठीक है। एच सी बटे लैम्डा दे रखा है तो K बराबर आप निकाल सकते हैं एच सी, एच गुणे सी बटे लैम्डा, लैम्डा का मान दिया है। अच्छा एच और सी का भी मान आप रख सकते हैं फटाफट से, चाहो तो आप डायरेक्ट एच और सी का मान रख दो, यहां कर लेते हैं सामने। चाहो तो आप डायरेक्ट एच और सी का मान रखो तो आपका क्या आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा एच सी, एच मतलब हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और गुणे सी मतलब हो गया बेटा 3 इंटू 10⁸ बटे हो गया एच, बटे हो गया लैम्डा, लैम्डा मतलब 3000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दिया था तो एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। और माइनस में लिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हल करो फटाफट से, हल करो इसको हल करो, हल करते ही आपका K आ जाएगा। तो K जानते हो क्या होता है, K होता है 1/2 mv² और बराबर ये पूरा का पूरा आ गया, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा हल करो लिखो। अब आपको m पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब याद रखना कि ये जो आंसर आएगा ये जूल में आ रहा है, क्योंकि इसका मात्रक क्या है, प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकंड। आपको चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना, आप चाहो तो इसको जूल में चेंज कर लो, चाहो तो इसको जूल में चेंज कर लो फटाफट, ठीक है, चाहो तो इसको जूल में चेंज कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, तो चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही चेंज कर दो, या चाहो तो इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो। अब m का मान पता है, 2 का मान पता है, v को उधर v बराबर आपका आ जाएगा, v बराबर निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसका मान निकालो और आंसर ढूंढना, ठीक है। तो इसको कर लेना, मैंने सारी चीजें बता दी है, हल करना इसका। बस इसमें देखो है सारी चीज सरल, बस थोड़ा सा गुणा भाग लंबा पड़ता है, जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा सा लंबा है। और एक चीज का पूरे इस चैप्टर में पूरे एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, उत्तर किस मात्रक में पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि जूल में। अगर आपने गलत कर दिया तो सारा का सारा किए कराए पर पानी फेर देंगे आप तुरंत। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल को ध्यान नहीं दिया तो सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी, सारी मेहनत खत्म हो जाएंगी। तो बहुत जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का ध्यान रखना चाहिए। m का मान बता दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होना चाहिए सभी बच्चों को। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, अल्फा का मान, अल्फा का मतलब द्रव्यमान और अल्फा का आवेश, ये सब याद होना चाहिए सबको। 4-5 कण ऐसे हैं जिसका याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का आवेश, ये भी याद होना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए। H का प्लांक का नियतांक, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं एक जगह लिखो और याद करो उसको। धीरे धीरे टाइम लगेगा बट 1-2 दिन में याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, बार बार यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो याद आ जाएगा। इसको करना और मुझे बताना कितना आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें लगातार फटाफट से कट जाएंगी। यहाँ से देखो तो 3 से 3 कट ही जाएगा, 10⁻⁻10 है और 3 कम हो जाएगा, 10⁻⁻7 बचेगा, ऊपर जाएगा 10⁻8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 8 7 15 हो जाएगा, -34 से घट जाएगा। निकाल लो, फटाफट से आ जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगला मैं एक दिखा देता हूं, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क की तरह है, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बाकी रहेंगे। बस डी ब्रॉगली बताना है, तो जो कि 5 मिनट का है, 5 मिनट का काम है, 5 से 10 मिनट, या आप मान लो 20 मिनट हो जाएगा, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 15 मिनट में मैं डी ब्रॉगली को पढ़ा दूंगा आपको। डी ब्रॉगली क्या है, डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद डी ब्रॉगली के बाद कुछ है नहीं इस चैप्टर में, खत्म हो जाएगा। डेविसन जर्मर का प्रयोग है तो 2 मिनट उसमें लगेगा, एक ग्राफ दिखाना है बस, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना यूजफुल नहीं है वो। है जो यूजफुल ये है डी ब्रॉगली। और कल सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का डिस्कशन होगा, प्रश्नों की चर्चा करेंगे, प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पढ़ के आना, सारे सूत्र याद होंगे तभी प्रश्न कर पाएंगे, नहीं तो आप बैठ के ऐसे मुंह ताकते रहेंगे और कुछ होगा नहीं आपसे। फिर प्रश्न पढ़ के आना, सारे फॉर्मूलेज पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।